सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर का जो सेशन है अपना, उसमें आप सभी बच्चों को स्वागत है। आज अपन लास्ट लेक्चर जो फंक्शन ऑफ एचआर में अपन पढ़ रहे थे, उसी का कंटिन्यूशन पार्ट पढ़ेंगे। अपन कर रहे थे मैनेजरियल फंक्शंस। तो मैनेजरियल फंक्शन में अपन ने प्लानिंग पूरा पढ़ लिया था। अब अपन सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे फंक्शनिंग का, वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो एचआर मैनेजर क्या है कि वो इस चीज़ से भी अवेयर रहते हैं कि हर चीज़ जो एक्टिविटी की जा रही है, जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे ह्यूमन बींग से रिलेट होने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट होने चाहिए। और इस प्रोसेस को अरेंज करना, सिस्टमेटिक ढंग से ले जाना, प्रॉपर वे में चलाना, यही ऑर्गेनाइजिंग का मेन पार्ट है जो एचआरएम के फंक्शन में काम होता है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो ये कि गिविंग ईच मेंबर अ स्पेसिफिक टास्क। हर कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है, तो सभी ऑब्जेक्टिव्स ओवरऑल अचीव हो सके, उसके लिए जो टास्क या जॉब्स एम्प्लॉय को एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी देने हैं, ये आपके एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है। इसके अलावा जो ड्यूटी है वो है ह्यूमन रिसोर्स की, कि हर एक पर्सन जो भी रिक्रूट किया गया है, जो भी एम्प्लॉय है, उसको जो भी टास्क देना है वो क्लियरली डिफाइन हो और वो उस काम को कर सके। ये ट्रस्ट होना चाहिए हर एक एम्प्लॉय के ऊपर। फिर आता है एस्टेब्लिश अ डिपार्टमेंट एंड डिवीज़न। हर एक पर्सन को उसकी जॉब के अनुसार, उसको उसकी स्किल्स के अनुसार, उसकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से उसको टास्क अलॉट किया जाए, ताकि उसकी उस जॉब को करते वक्त एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, एक्सपर्टाइज़ हो उसका उस काम में, और वो काम को जल्दी कर सके। यदि आप सोच रहे हैं कि किसी पर्सन को हमने टास्क अलॉट किया और पहले वो सीखेगा, समझेगा, पूछ के धीरे धीरे करेगा, तो इसमें समय बहुत बर्बाद होगा, जो आपके लिए एक वेस्टेज कहलाएगी। इसलिए टास्क एलोकेट करते वक्त ये ध्यान रहे कि कौन सा पर्सन के अंदर क्या कॉम्पिटेंसी है और कैसे उसको हम टास्क अलॉट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिविजन्स ऑफ डिपार्टमेंट बना सकते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ को उनके अंदर रख के हम उनको इजीली कंट्रोल कर सकें, उनको मॉनिटरिंग की जा सके और उनसे जो हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो प्रोड्यूस कर सकें। तीसरा आता है डेलीगेट द अथॉरिटी टू द मेंबर्स फॉर अ गुड कॉज। और एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा जिम्मेदार बनाने के लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट ज़रूरी है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होना भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ अथॉरिटी दें, कुछ पावर दें, ताकि वो डिसीज़न ले सके और अपना वर्क को टाइमली अकॉर्डिंग ख़त्म कर सके। एस्टेब्लिश द चैनल्स ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है एचआर मैनेजर की, कि मैनेजर्स इजीली और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके हर एक गोल को एम्प्लॉयज़ को। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ साथ ये ज़रूरी है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, और हर पर्सन ये चीज़ को समझ सके कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तीसरा पॉइंट आता है आपका स्टाफिंग। ये की फंक्शन कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स का, स्टाफिंग, जिसके अंदर ये समझा जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, राइट पीपल ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम प्रोवाइड करें सही ट्रेनिंग और उनको सही लोकेशन में भी, सही प्लेस पे उनको इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि वो उस काम को पूरी परफेक्ट 100% परफॉर्मेंस के साथ कंप्लीट कर सकें। यहाँ हमें क्या देखना है, डिटरमाइन द पीपल ऑफ टाइप ऑफ पीपल टू बी हायर्ड। यहाँ हमें एम्फेसाइज क्या करना है कि हमारे जो फंडामेंटल रिसोर्सेज हैं और जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं, लोगों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उन पर खर्चा करने वाले, ट्रेनिंग कराएंगे तो खर्चा होगा, सैलरी देंगे, कॉम्पनसेशन देंगे, पर्क्स देंगे, तो कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की जाती है कि राइट पीपल को हम लोग रिक्रूट करें और राइट तरीके का इन्वेस्टमेंट हम उनसे कर सकें। और एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन भी हमें इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मनी भी चाह रहा है, कोई ना कोई कॉम्पनसेशन उसको होना चाहिए, ताकि वो उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेज किया जा सके और उसको मोटिवेट किया जा सके। देन आता है कॉम्पनसेटिंग द एम्प्लॉयज़। कोर फंक्शन है आपका ह्यूमन रिसोर्स का, कि फैक्टर मनी जो है ना, वो पर्सन को मोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं और ये प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो यदि आप राइट कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो भी टास्क एम्प्लॉय कंप्लीट करेगा, उसके बाद यदि हम उसको राइट तरीके का कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये भी हमें स्टाफिंग के अंदर ध्यान रखना है। सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मीजर्स एंड इवेल्युएट। एम्प्लॉयज़ को उनकी स्ट्रेंथ के लिए समझाना, उनकी वीकनेस को समझाना, शॉर्ट कमिंग्स को बताना, इसके लिए ज़रूरी है कि उनको कॉम्पनसेशन प्रॉपर पता हो। इस चीज़ का ये कि यदि एम्प्लॉय को ये पता है कि यदि मैं काम करूँगा और मुझे कैसे अप्रेजल किया जाएगा, क्या मेरा अप्रेजल होगा, तो उसके ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगा। यदि स्ट्रक्चर क्लियर है
कॉम्पनसेशन अच्छा मिलेगा, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड अच्छा है, तो वो और ज़्यादा मेहनत से काम करेगा, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है। काउंसिल द एम्प्लॉयज़। एज ए ह्यूमन रिसोर्स में हम क्या कर रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा अपने यहाँ के लोगों को, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो इमोशनल तरीके से हो, चाहे कुछ भी हो, हमें उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा और उन प्रॉब्लम्स को कम करना पड़ेगा। कई बार एम्प्लॉयज़ क्या मेहनत कर पा रहा है पर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, हमें पता है कि उसके अंदर स्किल्स है, कॉम्पिटेंसी है, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये ज़रूरी है कि हम उसको सही तरीके से समझ सकें, उसको समझा सकें, 1-to-1 उससे बात कर सकें, ताकि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जा सके। देन आता है एचआर मैट्रिसेस। ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है कि एचआर के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की करंट पोजीशन क्या है। तो इस एचआर मैट्रिसेस का जो पर्पस है वो ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की करंट पोजीशन क्या है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या है, ये पता करने के लिए हम एचआर मैट्रिसेस बनवाते हैं। इसके अंदर क्या है कि एचआर जो मैट्रिसेस होती है वो एम्प्लॉय के द्वारा फिल की जाती है टाइम के बेसिस पे। यहाँ पे हम लेते हैं कि एक एम्प्लॉय को हमने जब हायर किया तो क्या कॉस्ट लगी, अगर एम्प्लॉय उस दिन एब्सेंट होता है तो उसमें कितना नुकसान हुआ पैसों में, जब हम उनको ट्रेनिंग करते हैं या ट्रेनिंग कराते हैं अदर्स के थ्रू या खुद के थ्रू भी, तो कितना कॉस्ट के टर्म्स में हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमारा टर्नओवर कॉस्ट, अगर एम्प्लॉयज़ हमारे पास से बार बार छोड़ के जा रहे हैं तो हमारे को क्या कॉस्ट लग रही है, एनुअल टर्नओवर एम्प्लॉय की कॉस्ट कितनी है, वर्कर्स कॉम्पनसेशन कॉस्ट पर एम्प्लॉय कितनी आती है, रेवेन्यू हम पर एम्प्लॉय के बेसिस पे कितना कमा रहे हैं और हमें क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। इन सब चीज़ों का एनालिसिस हम इस एचआर मैट्रिसेस में करते हैं। इसका एक फार्मूला भी ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हम टर्नओवर रेट निकालना चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हमें छोड़ गए डिवाइडेड बाय कितने हमारे स्टार्टिंग में थे और कितने हमारे एडिंग में थे पर इन अ ईयर, उसको हम 2 से डिवाइड करें इंटू 100, तो हम एनुअल एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है नॉलेज। नॉलेज का से समझते हैं कि जो डिसिप्लिन है, नॉलेज है, तो उसको हमें किस तरीके से एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करनी है, कैसे अपनी नॉलेज का अपना एक्सपीरियंस हम उसको कम्युनिकेट करें, वो कैसे और लोगों को कम्युनिकेट करें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये टास्क अचीव करिए, ये आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको वर्क एलोकेशन है, ये आप कैसे कंप्लीट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रही है। अनलेस अगर किसी एचआर मैनेजर के अंदर डायरेक्शन नहीं होता तो उसको फुल फ्लेज एचआर भी नहीं माना जाता। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है गेटिंग द वर्क डन थ्रू सबऑर्डिनेट। अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों, तो सबसे पहले उनको डन वर्क जो होगा वो इस तरीके से करवाना पड़ेगा ताकि ह्यूमन रिसोर्स बिना किसी कन्फ्यूजन के और कॉन्फ्लिक्ट के उस वर्क को समझ सके। एम्प्लॉय को मोटिवेट भी रखना है, पॉजिटिव टर्म्स में उसको आगे बढ़ाना है ताकि वो काम को पूरा कर सके। डरा धमका के करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगा, कहीं ना कहीं वो स्विच करने की कोशिश करेगा जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। एंश्योरिंग द इफेक्टिव 2-वे कम्युनिकेशन। 1-वे कम्युनिकेशन का मीडियम कभी मत रखिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ही उनको बताते जाएं, आप उनको भी मौका दीजिए कि वो भी अपनी बात रख सकें कि हम किस तरह से किस काम को डन कर सकते हैं, कैसे गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2-वे कम्युनिकेशन के प्रोसेस को यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते रहिए ताकि वो और अच्छा काम करें। यदि आप एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, पेड वैकेशंस दे रहे हैं, इंक्रीमेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी है, तो ये उनको बेनिफिट लगता है, इससे उनको ज़्यादा मोटिवेट होता है, उसके फैमिली मेम्बर्स खुश होते हैं, तो वो और अच्छा काम करेगा, परफॉर्मेंस अच्छी बढ़ाएगा। मेंटेन द ग्रुप मोरल। अगर हम उसको सही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, एथिकल और जेनरस बिहेवियर है एम्प्लॉयज़ का, आपस में लोग लॉयल्टी और ट्रस्ट के साथ काम कर पा रहे हैं, टीम स्पिरिट डेवलप हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं हम एम्प्लॉय के लिए सोच मत पा रहे हैं और यही हमारे डायरेक्शन का काम आता है। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या कहता है, एचआर मैनेजर को कंट्रोल किस तरह करना है एम्प्लॉयज़ को, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। जितना वो सोच सकता है, जब वो डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब उसके कंट्रोल पे है कि हमें एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, कैसे डीमोटिवेट होगा, परफॉर्मेंस कब करनी है, कौन सी बात कब कम्युनिकेट करनी है, इन सब चीज़ों पे हमें कंट्रोल चाहिए। तो हमें जब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बना रहे हों तो हमें उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी मेज़र करनी आनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, कैसी उसकी स्टैंडर्ड परफॉर्म होनी चाहिए। जब उसका मेजरमेंट करें तो वहाँ हमें गैप का पता होना चाहिए।
अगर उसकी कहीं गैप है स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में, तो उसको समझाइए, डराइए मत, निकालिए मत, समझाइए। यदि हम इन 5 फंक्शन के अलावा जो हमारे मैनेजरियल थे, कुछ ऑपरेटिव फंक्शंस भी आते हैं। सबसे पहला आता है प्रोक्योरमेंट, कि हमें कितने नंबर ऑफ़ पर्सन्स को रिक्रूट करना है, ये ज़रूरी है। जब हम जॉब एनालिसिस कर रहे हैं, जॉब डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हम कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स की हमें रिक्वायरमेंट है। तो मैन पावर प्लानिंग करते वक्त हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमें कितने राइट नंबर ऑफ़ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। डेवलपमेंट, नॉलेज को बढ़ाना, स्किल्स को बढ़ाना, एटीट्यूड, बिहेवियर कंज्यूमर्स का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ही ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, तो कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट के लिए हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसको पता लगना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ की रही है, सोचती है इस बारे में। कॉम्पनसेशन, प्रोवाइड करना है क्या फेयर रेम्यूनरेशन, जो भी वो काम कर रहा है उस काम के बदले में उसको उसका एक्चुअल प्राइस देना चाहिए, कहीं वो डिससेटिस्फाइड ना हो जाए। इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन के साथ काम करना, यूनिटी करना, टीम वर्क में काम करना, टीम स्पिरिट डेवलप करना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप, दोनों रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हारमनी होनी चाहिए। इसके साथ टाइमली बेसिस पे मोटिवेट करना, जॉब सेटिस्फैक्शन देना, ग्रीवियंस रिड्रेसल करना, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन किया सके। मैंने वर्कर्स को मैनेजमेंट अपने यहाँ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करे, पार्टिसिपेशन कराए, तो वो पूरा कोऑपरेशन के साथ काम करता है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है। और लास्ट पॉइंट है आपका मेंटेनेंस क्या कहता है, एचआरएम जो है वो मेंटेनिंग एम्प्लॉय यानी उनके वेलफेयर के लिए भी ध्यान रखता है। जैसे प्रॉपर कैंटीन का होना, रेस्ट रूम का होना, एम्प्लॉय की हेल्थ, ईएसआई, मेडिकल, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को भी एचआर डिपार्टमेंट को मेंटेन करना पड़ता है। और इन सब चीज़ों की वजह से एम्प्लॉय कहीं ना कहीं सेफ्टी को महसूस करता है ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी को महसूस करता है। इस वजह से ये सारे फंक्शंस एचआर को फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब तक हमने सारे फंक्शंस पढ़ लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्लानिंग पढ़ा था, अब हमने प्लानिंग के भी 5 पार्ट पढ़ लिया, ऑपरेटिव भी पढ़ लिया। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।